Okay, let's start. तो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर सीरीज, ठीक है, जिसका नाम है वेव मोशन। वेव मोशन। अब बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, क्या नहीं है और क्या इसके आगे की रूपरेखा होगी, क्या लेआउट से हमें पढ़ना है और कौन-कौन से पॉइंट इसमें रिक्वायरमेंट रखेंगे कि हाँ किन-किन चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए या फिर किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत और ज़्यादा जितने रिक्वायरमेंट हो सकती है कि ऐसा हमें पढ़ के रखना है पहले से, तो वो सारी चीज़ें मैं आज बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो चैप्टर है वेव मोशन, वो अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग 12th क्लास में और नॉर्मली ये 11th क्लास में रखा जाता है, सो दैट डजंट मैटर, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, वेव मोशन में। वेव मोशन जो है एस सी वर्मा में इस चैप्टर का नाम वेव मोशन रखा गया है, ठीक है, एस सी वर्मा चैप्टर में। अपने 12th वाली बोर्ड वाली जो बुक है उसमें क्या है, उसमें उसी चैप्टर का नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो बेसिकली हम थ्रू आउट द लेक्चर सीरीज दो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। पहला होगा सुपर पोजिशन ऑफ द वेव, जो 12th बोर्ड के सिलेबस में है अपने, उसी का नाम है वेव मोशन और उसी को वेव मोशन में एस सी वर्मा से भी आप पढ़ सकते हैं, यानी कि एस सी वर्मा एज ए रेफरेंस बुक भी रख सकते हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर योर कंपटीशन एग्जाम, ठीक है। और फॉर स्टेट बोर्ड पैटर्न मैंने लिख रखा है कि हाँ सुपर पोजिशन ऑफ वेव इज योर चैप्टर अकॉर्डिंग टू 12th क्लास सिलेबस, ओके। इसको पढ़ने के बाद ही हम इसे समझ पाएंगे, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे अभी, इस पर आते हैं कि सर इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब वेव मोशन में बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स कि अब तक हमने जो चैप्टर पढ़े थे जैसे इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशनल फिजिक्स, है ना, ग्रेविटेशनल पढ़ लिया था, सर्कुलर मोशन पढ़ लिया था। इन सभी चैप्टर में क्या था बेसिकली कि आप फिजिकली कोई भी एक एग्जांपल रिलेट कर सकते थे, इमेजिनेशन करना बहुत आसान था, यानी कि कोई भी एग्जांपल हम डेली लाइफ से उठा कर देखते थे कि हाँ ऐसा ऐसा है, सो वी कैन रियलाइज कि हाँ थिंग्स आर गोइंग ऑन टू वर्क, ठीक है, ऐसा फोर्स वर्क कर रहा है, ऐसे वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, क्या कि यहाँ पर जब हम वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स को इमेजिनेशन कर पाना डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस में थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है ना, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या होगा कि मेन जो प्रॉब्लम आएगी, पहला आएगी आपको विजुअलाइजेशन में। तो विजुअलाइजेशन आपको अच्छा रखना है इसमें, पहला पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है। वो कब क्लियर होगा, वो तभी क्लियर होगा जब इसके बेसिक डेफिनेशन, बेसिक पॉइंट्स को आप याद करते हुए चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। चलिए, तो विजुअलाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप छोटे से छोटे पॉइंट और छोटे छोटे डेफिनेशन को साथ में लेके चलते हैं और उनको वहां पर इनकॉर्पोरेट करते हैं कि हाँ यहाँ पर ऐसा था डेफिनेशन, इसका मतलब ये है, देन इसका विजुअलाइजेशन ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेव होती क्या है, ठीक है। वेव होती क्या है, वेव का बेसिक इक्वेशन क्या है, टाइप ऑफ वेव्स क्या है, क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेव्स। सो बेसिकली जितने भी टाइप की वेव्स हो सकती है वो मैं आपको आज के लेक्चर में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ठीक है। फिर वन बाय वन हमें जैसे पढ़ना है वो हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो एक हमें पढ़ना है प्रोग्रेसिव वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वेव को ऐसे ट्रांसमिट किया मतलब ऐसे हिलाया वेव, तो रिफ्लेक्ट होके क्या होगा पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने लेआउट बनाया कि ये चीजें हमें पढ़नी है। सुपरपोजिशन, जब दो वेव मिल जाती है तो क्या होगा। स्टेशनरी वेव, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बार बार ही घूम फिर के आएगा, इट्स ए पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो वी विल डील इट। चलिए, इक्वेशन ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ही हमें इसमें सारा ज्ञान पढ़ना है, ठीक है। और इसके लिए मैंने अरेंजमेंट फिक्स कर रखा है ना, ये स्ट्रिंग समझ लीजिए इससे, और यहाँ पर वेव बनती रहेगी हर बार। हार्मोनिक एंड ओवरटोन, यानी कि जो तबला वगैरह ढोलक आप जो बजाते हैं या मैं बजा देता हूँ या फिर कोई भी बजा देता है ना, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें जो हार्मोनिक्स होते हैं, ओवरटोन होते हैं, आवाज जो आती है कैसे क्या है, वो सारी कहानी हम पढ़ेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हो सकते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड अपने फिजिक्स में,
उनको पढ़ेंगे। नोट्स और एंटी नोट्स क्या होते हैं कि कब आवाज आएगी कब नहीं आएगी, एंड फाइनली साउंड वेव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक, तो ये कहानी है, लिखना नहीं है, कल समझने के लिए। हाँ ये चीजें चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, पता रहता है कि हाँ चैप्टर में ये चीजें हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव क्या होती है ना। तो वेव क्या होती है उसे समझ लेते हैं। काफी मजा आने वाला है स्टूडेंट, बहुत आसानी से हम पढ़ाएंगे इसे, जितना आसान हो सकता है उतना आसानी से हम पढ़ाएंगे। और अगर आपको याद हो तो मैंने कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में आपको एक इक्वेशन बताया था कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ऐसा कुछ बताया था, या फिर ऐसा बताया होगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ऐसा कुछ बताया होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे आता है, क्यों आता है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में क्लियर कट हो जाएगी कि वेव का इक्वेशन ऐसा ही क्यों होता है, यहाँ टी ही क्यों है, यहाँ एक्स ही क्यों है, वी क्या होता है, सारी चीजें इस चैप्टर में आपको क्लियर कट हो जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी। कहां कहां मैं बता देता हूं। इक्वेशन ऑफ वेव जो है आपको हेल्प करेगी पहली बात तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में करेगी। कम्युनिकेशन जो आप पढ़ेंगे वहां पर करेगी, वेव ऑप्टिक्स वहां पर भी करेगी। ठीक है, एसएचएम, एसएचएम तो इसका पार्ट ही है। ठीक है, तो एक चीज मैं बताना भूल गया था, ये कि वेव मोशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ एसएचएम। ठीक है, एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये प्री रिक्वेस्टेड है कि आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ऑसिलेशन वगैरह क्या होते हैं, इतना ही बस काफी है ना। मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करना क्या होता है, ये सब कुछ। चलिए इतना हुआ, अब हम पढ़ते हैं वेव के बारे में। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो पहला अपना हेडिंग लगाइए, वेव क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल है, 10th क्लास 11th क्लास जो हमने पढ़ा है। वेव का डेफिनेशन क्या है? वेव्स कैन ओकर ओनली, waves can occur when a system is disturbed, when a system is disturbed from equilibrium position। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है सर। देखिए क्या है इसका मतलब, क्या था इसका मतलब, ये है स्टूडेंट कि वेव कब जनरेट होती है कि कोई भी सिस्टम है, किसी भी चीज का सिस्टम, वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब स्टेबल कंडीशन में, उसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिया तो क्या होगा? वेव जनरेट होगा। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कि ये मैंने लिया है ग्लास, ग्लास में पानी है। ठीक है, अब ये मान लो बिल्कुल शांत है ये पानी, मतलब बिल्कुल स्टेबल है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मैंने एक कॉइन लिया और मैंने इसे डिस्टर्ब किया। ठीक है, तो क्या हुआ? आपने देखा कि पानी की कुछ बूंदें ऊपर आई और फिर ये ऐसे लहरें उठने लगी, ऐसे लहरें उठने लगी, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में लहरें उठने लगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, है ना। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वेव्स ऑन वाटर सरफेस, वेव्स ऑन वाटर सरफेस। किस तरह की वेव होगी वो हम देखेंगे। अभी पता चला कि हाँ कुछ डिस्टरबेंस दिया, डिस्टरबेंस देने से जैसे ये वाटर सरफेस था, ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या बन गया? ये सर्कुलर शेप बन गया था, ऐसा सर्कुलर वेव, तरंगे, लहरें उठना। पत्थर डालो कभी तालाब में तो क्या होगा? लहरें उठने लगती, उसी को क्या कहते हैं? वेव्स, है ना। तो वेव्स ऑन वाटर सरफेस। चलिए और कहां हो सकती है? ये देखिए, ये कोई स्ट्रिंग है, मतलब वायर है, मान लो। ठीक है, एक एंड से फिक्स है, एक एंड से फिक्स कर रखा है, यहां से फ्री है ये। मैंने अपने हाथ से कुछ वर्क किया और इसे एनर्जी थी, तो वर्कआउट किया तो क्या होगा? देखिए वेव जनरेट हुई या नहीं हुई? जी हाँ, वेव जनरेट हुई है। वेव जनरेट हुई है, दैट मीन्स क्या? वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, ये भी क्या है? एक एग्जांपल है किसका? वेव का, क्योंकि मैंने ये पहले क्या था, एकदम ऐसे था भी, है ना, ये ऐसे था, फिर मैंने इसे डिस्टरबेंस दिया ऐसे,
हाँ या ना? तो वेव जनरेट हुई, डिस्टर्बेंस देना ही क्या, वेव जनरेट करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, ये रस्सी, ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया इस बार, ये एक एंड से फिक्स कर दिया, अब इसे ऐसे हिलाओ, क्या हो जाएगा, अच्छा उल्टा हिला दिया, ये ऐसे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगेन इट्स अ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, है ना। क्या स्प्रिंग में किया जा सकता है, जी हाँ स्प्रिंग में किया जा सकता है, स्प्रिंग है नहीं मेरे पास, ठीक है, बता देता हूँ सही। जैसे मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया यानी डिस्टर्बेंस दिया, है ना, स्प्रिंग को क्या दिया, डिस्टर्बेंस, तो स्प्रिंग को मैंने दबाया, तो स्प्रिंग के सभी जो पार्टिकल्स वो भी क्या हो जाए, दब जाएंगे, यानी कि उसी डायरेक्शन में, है ना। सो वेव्स ऑन ए स्प्रिंग, तो वो भी क्या है, वेव्स ऑन ए स्प्रिंग, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक आता है स्टूडेंट सेस्मिक वेव, ये क्या है सर, अर्थक्वेक वाली वेव्स, है ना, कौन सी वेव, अर्थक्वेक वेव्स। भूकंप जब आया है, ठीक है, भूकंप जब आए तो क्या होता है, होता यह है कि सर कुछ झटके महसूस होते हैं, वो झटके महसूस होना क्या, दैट इज द डिस्टर्बेंस, दैट इज द डिस्टर्बेंस ऑकर बाय समथिंग और एनी सोर्स और नेचर और बाय नेचर इटसेल्फ, सही ना, प्रकृति ने कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से हमें क्या हुआ, कुछ वेव्स फील होती है, दैट इज द व्हाट, सेस्मिक वेव्स, ठीक है। चलिए अब जो मैं बोल रहा हूं दैट इज द साउंड वेव्स, क्या है वो, साउंड, लेकिन सिर्फ वेव कैसे कह सकते हैं, है देखो, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, ठीक है, मान लो, तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी एयर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी एयर मॉलिक्यूल्स है, देखिए समझते हैं, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप ही लोग मान लो, अब यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने एक लेयर दिखाया, मॉलिक्यूल्स, लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, क्या है ये, लेयर ऑफ, लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक। जैसे इसने कहा हेलो, इसने कहा हेलो 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 हेलो, ठीक है, तो हेलो बोला, ये लो हेलो बोला, तो हेलो बोला तो क्या किया मैंने, डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, अब क्या होगा, ये जो डिस्टरबेंस, ये जो वर्ड मैंने बोला है उसने कुछ प्रेशर क्रिएट किया, वो प्रेशर इस पे लगेगा, जैसे मैंने कुछ बोला प्रेशर लगा ना भाई हवा पर, वो एयर मॉलिक्यूल्स पे लगा, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस आगे देगा आगे देगा आगे देगा, ये बढ़ता जाए, दैट हाउ डिस्टर्बेंस ट्रेवल, ठीक है। तो साउंड वेव्स, ठीक है, अब क्या क्या टाइप होते हैं वो तो हम देखेंगे, मैंने जस्ट एन एग्जांपल बताया, ठीक है ना, और क्या एग्जांपल लिया जा सकता है, इतना काफी है ना, और पढ़ते हैं और पढ़ेंगे अभी। चलिए आपके दिमाग में कोई और आए तो मुझे बताना या फिर आप लिख लेना, लिख लीजिए इतना कि वेव ये होती है, वेव के एग्जांपल लिखे, ठीक है। इसी के साथ एक चीज और भी देख लेते हैं कि वेव क्या क्या रख सकती है, तो वेव कैन, वेव कैन हैव एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी भी हो सकती है और वेव के पास मोमेंटम भी होता है, दोनों ही होते हैं ना। तो एनर्जी कैन कैरी, एनर्जी कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ, जिसका डेरिवेशन हम करेंगे, डोंट वरी, जिसका डेरिवेशन हम करेंगे, सो एन वेव्स कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ। अगला है स्टूडेंट क्या, the velocity of wave motion, the velocity of wave motion through a medium is constant, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमेशा वैलिड रहेगी। पहला क्या, कोई भी जो वेव है, वेव कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकता है ना, डिपेंड कंडीशन, लेकिन ये होगा जरूर, ठीक। दूसरा, कोई भी जो वेव चलेगा, जैसे यहां पर मैंने मान लो ये एक इनफिक्स था, है ना, इसको ऐसे झटका दिया, डिस्टरबेंस दिया, ठीक है, झटका दिया तो क्या होगा कि ये एक एंड से फिक्स था, ये स्ट्रिंग था, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये वन एंड फ्री है, यहां मैंने अपना हाथ दिखाया, ठीक है, फिर उसे क्या दिया,
एक डिस्टर्बेंस दिया, डेट मीन्स व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएट ए बम्प। क्या किया मैंने? आई हैव क्रिएट ए बम्प, यानी कि दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। कैसे किया? जो मैंने वर्क किया अपने हाथ से, वर्क डन यहाँ पर जो हुआ है स्ट्रिंग पर, उसकी वजह से मैंने एक बम्प ऐसा किया, यानी कि ये देखिए ऐसा, ये एक स्ट्रिंग लिया, ऐसे झटका दिया, तो वही क्या है, ये बम्प है। तो ये हो गया बम्प, यानी कि डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस इज प्रोवाइडेड बाय ए हैंड टू द स्ट्रिंग विच इज फिक्स टू वन एंड, और अदर एंड क्या है उसका, फ्री है। यहां तक ठीक। अब देखिए, जब ये वेव मैंने थोड़ा सा इसे झटका दिया, ये जनरेट हुआ, अब ये आगे बढ़ेगा ना भाई, आगे बढ़ेगा, तो थोड़ी देर बाद ये आगे आ जाएगा यहाँ, है ना, मतलब ये v वेलोसिटी से चलेगा और v से ही चलेगा, चेंज नहीं होगी। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एनर्जी, यहां पर जो एनर्जी है वो कोई लॉस नहीं करवाएगा। ठीक है, तो द वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन थ्रू ए मीडियम इज कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी उसका फिक्स रहेगा। कुल मिला के बात ये है। तो इट कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ। इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हुआ लिख करके, अब इसमें हम एक एसएचएम का पॉइंट दिखाते हैं। चलिए लिखा जाए, अब अगला पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला पॉइंट आने वाला, लेकिन अभी नहीं लेते हैं। चलिए पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा वेव क्या होती है। कोई भी सिस्टम है, डिस्टर्बेंस दिया है, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो क्या करेगा, वेव जनरेट करेगा। बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं डेली लाइफ में, बहुत सारे एग्जांपल आप विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बिजली चमकना भी क्या कोई वेव है क्या? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो भी क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऐसे तो हर चीज सर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, ये तो हर चीज को आप वेव की तरह कंसिडर कर सकते हैं, है ना। लेकिन जरूरी है वो किसी ना किसी फंक्शन को फॉलो करे, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन फॉर्म में नहीं आएगा। तो कैसा फंक्शन, क्या फंक्शन, वो भी देखेंगे। तो पहला हेडिंग टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स। अब टाइप्स ऑफ वेव स्टूडेंट जो होते हैं बहुत सी चीजों पर बेस्ड होते हैं, है ना। जब भी मैं पूछूं वेव के क्या कितने टाइप होते हैं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। क्या होना चाहिए, वेव टाइप ऑफ द वेव्स बेस्ड ऑन मीडियम, बेस्ड ऑन प्रोपेगेशन, बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन, बेस्ड ऑन द डायमेंशन, है ना। तो बहुत सी चीजों पर बेस्ड होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे, पहले मैं आपको ये लिखा देता हूं, बेस्ड ऑन किस पे होता है, बेस्ड ऑन मीडियम, बेस्ड ऑन मीडियम। ठीक है, दूसरा होता है स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोपेगेशन, है ना। बेस्ड ऑन मीडियम हो गया, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तीसरा है आपका बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोपेगेशन, करेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द, बेस्ड ऑन द एनर्जी प्रोपेगेशन, एनर्जी प्रोपेगेशन, based on the dimension, based on the dimension, so based on the dimension। ठीक है, चलिए उसके बाद आएगा सम अदर वेव्स, तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए these are the types of the wave based on the classical physics, these are the type of the waves based on classical physics। किस पर बेस्ड है ये, क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड है। तो ऐसा आपको दिमाग में रखना है, ऐसा आपको दिमाग में रखना है, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो है जहां पर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं करते। क्वांटम मतलब क्या है, क्वांटम मतलब जहां पर हमने चीजों को बंडल्स पैकेट्स की फॉर्म में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो क्या है, क्वांटम फिजिक्स, है ना। तो वहां पर क्वांटम फिजिक्स की बात अलग है, ये क्लासिकल फिजिक्स जहां पर ऑल फिजिक्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, क्लासिकल फिजिक्स की बात है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द वेव बेस्ड ऑन द मीडियम। ठीक है, चलिए, तो टाइप्स ऑफ वेव बेस्ड ऑन द मीडियम।
मीडियम के बेसिस पर वेव के कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक ना। ये चारों एक साथ लिखना ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ 4 बेस पर हमने टाइप ऑफ वेव पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल गलत हो जाएगा कि वेव के टाइप कितने होते हैं। टाइप ऑफ द वेव बेस्ड ऑन द आइदर मीडियम और वाइब्रेशन और एनर्जी और द डायमेंशन, किस पर पूछा है वो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द मीडियम ये दो तरह का होता है स्टूडेंट, या तो ये होगा मैकेनिकल वेव, या तो होगा ये मैकेनिकल वेव, या फिर होगा ये नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक। ये मिटा दे रहा हूं। आज टाइप ऑफ वेव का सारा टेंशन खत्म आपका, है ना। मैकेनिकल वेव का एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव इसका एक दूसरा नाम जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाम याद रखना, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो बढ़िया। अब देखिए इस वेव का मतलब क्या है, मैकेनिकल वेव और इलास्टिक वेव का मतलब क्या है। These are the waves which doesn't require any medium और मीडियम, क्या इसको मीडियम की जरूरत होगी या नहीं होगी, याद आ रहा है क्या कुछ, आएगा, याद आएगा, देखिए याद आना चाहिए, इसे मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। सो दीज आर द वेव्स which requires medium to travel, ठीक है ना। इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होगी ही होगी, ठीक है। तो ऐसी कौन सी है, ऐसी कौन सी वही वेव है, कुछ है साउंड वेव जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे उसे बोलने के लिए मैंने बोल तो दिया, लेट्स से हेलो, हेलो बोला, क्या आपको हेलो सुनाई दिया, हाँ सुनाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि एयर मीडियम है, क्या है यहाँ पर मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम है ना। तो एग्जाम्पल हो जाएगा साउंड वेव इन एयर मीडियम, है ना। अब यही अगर मैं चंद्रमा पे जाके बोल दूं क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो नहीं सुन पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर मीडियम है ही नहीं, है ना। या फिर वैक्यूम पे जाके मैं चिल्लाऊं कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, तो कोई नहीं सुन पाएगा क्योंकि कोई है नहीं वहां पर, कोई सुन नहीं पाएगा, ठीक है। तो साउंड वेव्स इन एयर मीडियम ही पॉसिबल हो पाएगा, क्या दूसरे मीडियम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पानी में पॉसिबल है, क्या पानी में आवाज नहीं आती है, आती है। वो साउंड की क्या है वहां पर, या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, डिपेंड ऑन दी मीडियम, ठीक है। तो मीडियम की जरूरत है कुल मिलाकर के, बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता, पानी है तो मीडियम है ना पानी, तो वो ट्रेवल कर रहा है मीडियम के थ्रू, ठीक है। चलिए अब अगला, अगला आता है अपना नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो है, दीज आर द वेव्स व्हिच डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। These are the waves which doesn't require any medium to travel, सिंपल ये लिखो मीडियम की जरूरत नहीं होती बस, है ना। These are the waves which doesn't require any medium to travel। ऐसी कौन सी वेव है, सिंपल है, आसान है, एग्जाम्पल लाइट वेव्स, है ना। ये लाइट वेव्स कौन है सर, लाइट वेव्स वो है जो सन हमें प्रोवाइड करता है ना। सन से जो लाइट आती है उसी को हम कहते हैं लाइट वेव्स, ठीक है। तो इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती, बिकॉज लाइट वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, लाइट वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू। यहां तक हम पढ़ चुके थे लाइट वेव्स तक, क्या है देखिए कि बेस्ड ऑन द मीडियम हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लाइट वेव तक हम पहुंचे थे। लाइट वेव क्या होती है, लाइट वेव वो है जो जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, विच डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है और कर सकती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, नॉन मैकेनिकल वेव, और उसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। चलिए अब इसमें एक खास बात ये थी स्टूडेंट्स कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो बहुत सारी वेव्स होती है ना। तो इसको हम डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा।
थोड़ा सा ही चलेंगे, ज्यादा नहीं। इसी में लिखना है, नॉन मैकेनिकल वेव्स में ही लिखना जो मैं आगे लिखा रहा हूं, ठीक है। क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूं। क्या कि गलती क्षमा मत करो, उल्टा, अच्छा करो यहां लिख दो, मत करो, उल्टा लटकाकर इतना मारो कि रो दे, ठीक। अब इसका क्या है मतलब कि गलती गलती में लेना है जी, और G4 होता है आपका गामा रेज, ठीक है। क्षमा यानी कि एक्सरे, ठीक। मत करो तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना उन वर्ड से, ठीक है। यू अल्ट्रा वोलेट, U4 अल्ट्रा वोलेट। लटकाकर यानी कि लाइट, लाइट वेव्स, और लाइट वेव्स मतलब कौन सी, दिखने वाली, ठीक है। अभी बात करेंगे कौन सी लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं। उल्टा लटकाकर इतना, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, M माइक्रो, रो दे रेडियो वेव्स, रो दे मतलब रेडियो वेव्स, ठीक है। तो देखिए रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड हो गया, लाइट हो गया, चलिए ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, लाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, विजिबल्स है, जो दिख जाए हमें, है ना। इसका मतलब क्या है, लाइट यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी कि सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि ट्रेवल करती है वैक्यूम में, लेकिन जिसका हमें थोड़ा सा, एक छोटा सा पोर्शन विजिबल होता है, दैट इज द विजिबल, दैट इज द वेव, ठीक है। तो याद रखने में आपको आसानी होगी, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका के इतना मारो कि रो दे, ठीक है। तो ये याद रखोगे तो आपको ये सारी चीजें याद रह जाएगी, जहां आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। कहाँ कहाँ ये रहता है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रहता ही है, कम्युनिकेशन सिस्टम में आती है, फिर से पूरा स्पेक्ट्रम आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर से आने वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फिर से आएंगी ये चीजें, है ना, मॉडर्न फिजिक्स में आती है हर जगह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये ट्रिक आपको लिखवा दिया, ठीक है। तो रट के रखना, काम आएगी। चलिए दूसरा टाइप है, टाइप ऑफ द वेव्स बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, के पार्टिकल कैसे वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक। सो टाइप ऑफ द वेव्स बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, है ना। मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो कैसे वाइब्रेशन करते हैं, उसके बेसिस पर स्टूडेंट्स ये दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। डेफिनेशन लिखा देते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव, ठीक है। तो लिखिए पार्टिकल ऑफ द मीडियम्स, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम vibrates in a direction, vibrate in a direction perpendicular to the motion of the wave, ठीक है, to the direction of propagation of wave, of propagation of wave। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ये होगा
particle of the medium vibrates in a direction in which wave propagates। ठीक है, propagates का मतलब क्या है बताएंगे अभी। इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आपने वेव समझने का पहला स्टेज पार कर लिया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है। चलिए, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन सिस्टम गड़बड़ा गया, नीचे गिर गया, ये कोई दिक्कत नहीं। वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव मोशन। ओके, चलिए अब इन्हें समझते हैं कि ये क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है। चलिए समझा जाए इन्हें। काफी अच्छा है डेफिनेशन वगैरह। डेफिनेशन कैसे अच्छा हो सकता है, फिर एग्जांपल अच्छा हो सकता है ना। चलिए ट्रांसवर्स वेव समझते हैं पहले। जैसे सबसे पहले हम ये वर्ड समझ लेते हैं कि ये व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। जैसे वेव ये थी, अभी मैं बता नहीं रहा हूं कौन सा वेव है, मैं बता रहा हूं प्रोपेगेशन वर्ड का मतलब। प्रोपेगेशन वर्ड का मतलब होता है वेव का एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ना। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट प्रोपेगेशन। चलिए अब हम आते हैं एग्जांपल पर। पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेट्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या है इसका मतलब देखते हैं। जैसे वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, ये इसका एक एग्जांपल है, अब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक, कैसे? जैसे मैंने एक फिक्स एंड यहां दिखाया, हियर इट इज ए फिक्स्ड एंड, यहां से एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया और अपने छोटे से हाथ से इसे डिस्टरबेंस दिया। ठीक है, चलिए डिस्टरबेंस देंगे तो क्या होगा। डिस्टरबेंस देंगे तो सर ये ऐसा होगा कुछ कि ये यहां से कुछ डिस्टरबेंस हुआ, ये यहां से मान लो इसको आपने v वेलोसिटी दिया, ठीक है, अपने हाथ से, फिर यही आगे बढ़ जाएगा, है ना भाई, कुछ देर बाद आगे बढ़ जाएगा, सिंपल है, ये ऐसा ही तो होगा भाई। देखिए इसको यहां से डिस्टरबेंस दिया तो ये आगे बढ़ रहा है ना, तो देखिए ये बम्प देना, ये बम्प यानी कि डिस्टरबेंस देना, ठीक है, तो ये आगे बढ़ रहा है, करेक्ट, आगे तो बढ़ रहा है, और हमने कहा था वेलोसिटी कांस्टेंट है कि उस पर हमें जाना नहीं। चलिए आगे बढ़ गया, तो सर इसमें कहानी क्या समझाना चाहते हैं। कहानी ये समझाना चाहता हूं कि वेव का जो डायरेक्शन है, वेव का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, सही। पार्टिकल कहां ऑसिलेट्स कर रहे हैं, देखो पार्टिकल जो है, पहले रस्सी के हर एक पार्टिकल को यहां पर दिखाया जा सकता है ना, रस्सी पर दिखाया जा सकता है, रस्सी के हर एक पार्टिकल को दिखा सकते हैं, दिखा दिया, ठीक है, जिससे में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही डिस्टर्बेंस दिया, अब यही पार्टिकल कहां चला गया, यहां से यहां चला गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है, कुछ देर बाद ये वापस यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, फिर यहां वाले पार्टिकल कहां चले गए, ऊपर 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 ऊपर, है ना। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि वेव जो है वो तो आगे जा रही, लेकिन पार्टिकल ऊपर और नीचे ऑसिलेशन कर रहे हैं, अप एंड डाउन, दैट इज दी परपेंडिकुलर। अब डेफिनेशन पढ़ो कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मीडियम मतलब क्या है, जिस मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही, कौन सी मीडियम है, स्ट्रिंग जो है वो उसका मीडियम है, स्ट्रिंग का जो मटेरियल है वो उसका क्या है, मीडियम है, ठीक है। यानी कि पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव जा रही ऐसे, पार्टिकल हो रहे हैं ऐसे, ठीक है, वेव जा रही ऐसे, पार्टिकल हो रहे हैं ऐसे, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट ट्रांसवर्स वेव। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसवर्स वेव को समझना कि हाँ पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव कैसे जा रही, वेव जा रही ऐसे, ठीक है, वेव जा रही ऐसे चली गई, लेकिन पार्टिकल चल रहे हैं ऐसे अपनी ही जगह पर, दे आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। चलिए तो हाल फिलहाल इतना समझा, समझा आपने, वेव ऐसे जा रही, पार्टिकल ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, और कोई एग्जांपल लेंगे भी ले लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा कि वेव भी इधर जाएगी, पार्टिकल भी उधर जाएंगे। ठीक है, कैसे? जैसे एक स्प्रिंग है, ठीक, स्प्रिंग को मैंने धक्का लगाया, ठीक है, स्प्रिंग को धक्का लगाया, स्प्रिंग को अगर धक्का लगाया तो क्या होगा? देखिए मैं बताता हूं आपको एग्जांपल, ओनली वेट फॉर 10 सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है? कैमरा चेक कर देते हैं। ठीक है, कैमरा चल रहा है। ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर मैंने क्या किया? फोर्स लगाया। तो देखिए अब स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया, ये फिक्स कर दिया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, तो क्या हुआ? डिस्टर्बेंस दिया मैंने। डिस्टर्बेंस जो दिया है वो किस तरफ जा रहा है? इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसा है ना? तो इसको मैंने जब डिस्टर्बेंस दूंगा तो वेव में थोड़ा सा, सॉरी, स्प्रिंग में जो है थोड़ा सा कंप्रेशन आएगा, करेक्ट, यानी कि कंप्रेशन विल बी देयर। अब देखो इससे ये पता चल गया जो डिस्टर्बेंस है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, करेक्ट। डिस्टर्बेंस जो है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जो डिस्टर्बेंस है वो तो क्या है? वेव क्रिएट करेगा, सही ना? यानी कि वेव भी किस डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इतना पता चल गया। तो वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक। पार्टिकल देखो, पार्टिकल कौन से? स्प्रिंग के, वही तो मीडियम है। तो इसका हर एक पार्टिकल स्प्रिंग का वो भी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? इधर ही जा रहा है ना। जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, जा रहा है कि नहीं? डेट इज व्हाट, यानी कि वेव भी जाएगा इस तरफ, पार्टिकल भी जाएगा इसी तरफ, है ना? दैट इज व्हाट, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब स्टूडेंट एक सवाल आपके मन में आना चाहिए यहाँ पर, क्या कि सर अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा, कि एक ग्लास लिया था जिसमें पानी था, उसमें आपने कॉइन डाला था, वो कौन सी वेव है इन दोनों में से, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ठीक है, लेट अस सी। चलिए देखते हैं, इसे लिख लीजिए तब तक, वो एक्सपेरिमेंट फिर से दिखाते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से करते हैं, देखते हैं क्या होता है इस बार। तो देखिए ध्यान से देखना, क्योंकि काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ग्लास ऑफ वाटर, ये मैंने कॉइन लिया और इसमें क्या देखा आपने? कुछ पानी की बूंदे ऊपर, कुछ नीचे, और फिर एक सर्कुलर वेव चारों ओर जनरेट हो गई। सही है, दो तरह की वेव जनरेट हुई कुल मिलाकर के, है ना? तो दो तरह की हुई, तो देखिए एक हमने देखा सर्कुलर वेव, यानी कि ये बीच में स्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर आपने जैसे कॉइन डाला उसके चारों ऐसा सर्कुलर वेव, सही है, यानी कि वेव ऐसे बढ़ रहा है और पार्टिकल भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं, है ना, पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स। जबकि उसी वाटर सरफेस पर वेव तो अभी भी ऐसे ही जा रही थी, लेकिन जैसे आपने कॉइन डाला, डिस्टरबेंस दिया, एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर, तो वो क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव। यानी कि ripple on the water surface can be considered as a longitudinal if we take this case and can be take as a transverse wave। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कौन सा कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो रिपल ऑन वाटर सरफेस इट इज ए मोस्टली इट्स ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ही कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वाला जो केस होता है बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, उसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए इसे, अगला हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन। चलिए, so on the basis of energy propagation, तो बेस्ड ऑन द एनर्जी प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन वर्ड का मतलब पता चल गया ना? प्रोपेगेशन का वर्ड का मतलब है वेव का, यानी कि डिस्टरबेंस का एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेवल करना, उसी को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन कहते हैं। तो बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोपेगेशन वेव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पहला प्रोग्रेसिव वेव, दूसरा स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स
दूसरा स्टेशनरी वेव। चलिए इनका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर वन बाय वन दोनों को समझते हैं, ठीक है। पहला है दिस वेव प्रोपेगेट्स, इसका these waves propagates these wave propagates these wave propagates in a medium with definite velocity। yes, और स्टेशनरी वेव तो अपने आप में एक चैप्टर सा ही कह सकते हैं, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, अलग से पढ़ना है। फर्स्ट वी विल स्टडी प्रोग्रेसिव वेव, देन वी विल स्टडी स्टेशनरी वेव, ठीक है। हाल फिलहाल केवल छोटा सा पॉइंट हम समझ के ले रहे हैं। स्टेशनरी वेव, these wave remains stationary, these waves remains stationary between two boundaries in medium, ठीक। चलिए, तो क्या है इसका मतलब, देखिए प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या हो गया है। दिस वेव प्रोपेगेट्स का मतलब हो गया वेव का आगे बढ़ना इन ए मीडियम विद डिफाइनाइट वेलोसिटी, यानी कि जो वेव होगी वो एक फिक्स वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसे हम देखेंगे। एग्जांपल के तौर पर ये रहा अपने पास, ये जो वेव मैंने यहाँ पर फिक्स कर रखा है, एक एंड इसका फिक्स है, दूसरा फ्री एंड है, जहां पर मैंने इसे अपने हाथ से पकड़ रखा है। अब मैंने इसे क्या किया, कुछ वेव जनरेट करवाया। अगर वेव जनरेट करवाया है तो क्या है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। तो वेव ऑन ए स्ट्रिंग जो होगा वो क्या होगा, आपका प्रोग्रेसिव वेव का एक एग्जांपल होगा, ठीक है। तो वेव ऑन ए स्ट्रिंग। दूसरा स्टेशनरी वेव को हम अलग से पढ़ने वाले हैं आफ्टर प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, जिसमें केवल आपको हाल फिलहाल ये ध्यान रखना है, दिस वेव रिमेन्स स्टेशनरी बिटवीन टू बाउंड्रीज इन ए मीडियम, ठीक है। चलिए, और क्या आ जाएगा इसमें, विथ डिफाइनाइट वेलोसिटी, वेव्स इन स्ट्रिंग, वैसे इसका एग्जांपल है वेव्स इन स्ट्रिंग, नहीं, इसका हो जाएगा आपका ये विथ डिफाइनाइट वेलोसिटी। डिफाइनाइट मतलब ये इसमें नहीं आएगा, ये आ जाएगा इसमें साउंड वेव्स आ जाएगा। कैसे, देखिए साउंड वेव्स का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए साउंड वेव इन एयर मीडियम कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर मीडियम इज 332 मीटर पर सेकेंड, है ना, 332 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एयर मीडियम के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड फिक्स हो गया। स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रिंग के केस में जो वेलोसिटी है वो स्ट्रिंग के टेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे, इसलिए उसे यहाँ इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। लिखिए इसे। अगला हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन द डायमेंशन कितनी तरह की वेव्स हो सकते हैं। लिखिए इसे। ओके, स्टार्ट। अगला टाइप है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन, यानी कि कितनी डायमेंशन में एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। सो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन सिंगल डायरेक्शन ओनली। बताइए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। इसका एग्जांपल ये हो सकता है, ये रहा, क्या कि स्ट्रिंग में जो वेव ट्रेवल कर रही है वो क्या है, स्ट्रिंग में जो वेव ट्रेवल कर रही है वो है आपका 1 डायमेंशनल। स्ट्रिंग में जो वेव ट्रेवल कर रही है वो क्या है, 1 डायमेंशनल है। इसको थोड़ा ऊपर सेटअप करते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको वेव दिखेगी। अब देखिए, तो ये वेव हो गई आपकी स्ट्रिंग में। अब बात आती है 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल। तो ये 1 डायमेंशनल है क्योंकि जो डिस्टर्बेंस देते हैं वो बहुत छोटा है और ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया स्ट्रिंग, वेव ऑन ए स्ट्रेचिंग वायर, या फिर स्ट्रिंग कह सकते हैं किसका, 1 डायमेंशनल का। दूसरा 2 डायमेंशन का लेते हैं। 2 डायमेंशनल वेव कहां हो सकती है, जैसे तालाब में आप पत्थर डाल दीजिए तो उसके चारों जो सर्कुलर वेव जनरेट होगी वो कौन सी वेव है, सर्कुलर है, मतलब क्या है, सर्कल बनाइए। सर्कल का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स और वाई 2 डायरेक्शन आगे, मतलब क्या हो गया,
टू डायमेंशनल हो गया। ठीक है, तो देखने के लिए देखिए एक बार फिर से एग्जांपल, ये रहा अपने पास ग्लास सरफेस अभी भी रखा हुआ है, ये ग्लास है, इसमें पानी मैंने दिखा रखा है, अभी जो ये स्टेबल कंडीशन है, ठीक है, ये स्टेबल कंडीशन है। अब कॉइन मैंने डाला, देखते रहिएगा तो क्या होगा, कुछ वेव जनरेट हुई ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि चारों ओर क्या बनेगा, एक सर्कल बनने लगेगा, और सर्कल है मतलब टू डायमेंशनल होता ही है, ये तो मैथमेटिकल हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रिपल ऑन वाटर सरफेस इज टू डायमेंशनल, है ना। तो रिपल ऑन वाटर सरफेस, थ्री डायमेंशनल का क्या हो जाएगा, ये तो सोचने लायक हो गया, ये सोचने लायक नहीं हो गया, ये बोलने लायक हो गया। कैसे, अगर मैं कुछ भी बोलता हूं तो वो क्या है, साउंड वेव है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, एक्स वाई जेड तीनों में जाने के लिए क्या है, आजाद है ना। तो आजाद है तो वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साउंड वेव्स। और कौन सा हो जाएगा, लाइट वेव, सनलाइट जो आती है वो भी कहीं जा सकती है, तो वो क्या हो गया, लाइट वेव, इसका अपना एग्जाम्पल हो गया। चलिए लिख लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट पार्ट है अपना, चार टाइप के हमने वेव्स पढ़ लिए थे, कौन कौन से, बेस्ड ऑन द मीडियम, बेस्ड ऑन द एनर्जी प्रोपेगेशन, बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन, और बेस्ड ऑन द क्या, डायमेंशन। ठीक है, और वो सभी जो बेस्ड हमने पढ़े थे, जो क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, दैट आर बेस्ड ऑन द क्लासिकल फिजिक्स और यू कैन से क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम अदर वेव्स। ठीक है, और वो आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, किसमें आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न एरा में आ गए हैं विद्यार्थी, मॉडर्न एरा मतलब मॉडर्न फिजिक्स में आ गए हम, है ना। चलिए, तो मॉडर्न फिजिक्स में ये वेव्स हैं कुछ अपने काम की। पहला है मैटर वेव्स। ठीक है, मैटर वेव्स का क्या है लेना देना, मैटर वेव्स डी ब्रोगली हाइपोथेसिस व्हिच वी हैव स्टडीड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। ठीक है, क्या है कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, याद आया, p है मोमेंटम, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा है वेवलेंथ। क्या कहना था इसका, इसका कहना था वेव associated with moving particle, associated with moving particle is known as a matter waves. ठीक है, waves associated with the moving particles known as a matter waves। चलिए बढ़िया, यही मैटर वेव्स है। ठीक है, जैसे डी ब्रोगली ने बताया था कि हाँ, जिसके पास पार्टिकल नेचर है कहीं ना कहीं वो वेव नेचर भी रखता है, ऐसा उसने बताया था। ठीक है, वो था मैटर वेव्स। अब दूसरे में आते हैं, ये लिख लेना, उसके बाद इसमें आ जाना। ठीक है, दूसरा ऑडिबल और साउंड वेव्स। हालांकि मैं ये साउंड वेव में पढ़ना था, लेकिन मैं क्लासिफिकेशन में एक बार चीजों का एक लेआउट बना देना चाहता हूँ कि ये चीजें थी वेव में। ठीक है, या ये चीजें हैं जो पढ़नी है। साउंड वेव वो है या फिर ऑडिबल वो है जो इंसान को सुनाई दे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमने डिफाइन किया था, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज एंड लेस देन 20 किलो हर्ट्ज, देन इस फ्रीक्वेंसी की सारी साउंड वेव हमें सुनाई देती है और उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड वेव्स। ठीक है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक क्या है देखते हैं। इंफ्रासोनिक दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, यही है। चलिए, तो इंफ्रासोनिक मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लेस देन 20 हर्ट्ज हो। 20 किलो लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, ठीक है ना। जिसका फ्रीक्वेंसी 20 और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है तब तो वो ऑडिबल है, 20 से कम है तो वो क्या होगी, इंफ्रासोनिक होगी। अगर 20 से ज्यादा है यानी कि फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, यानी लास्ट वाली लिमिट से ज्यादा है, देन इट इज नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अब इसके बारे में इंफ्रासोनिक में क्या खास बात है, इंफ्रासोनिक में खास बात यह है, वेव प्रोड्यूसिंग अर्थक्वेक, वेव प्रोड्यूसिंग अर्थक्वेक ओशन वेव इट इज कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, वेव प्रोड्यूसिंग अर्थक्वेक ओशन वेव्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। मतलब क्या, यानी कि इस तरह के जो झटके हमें फील होते हैं अर्थक्वेक के, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तभी तो एक झटका भी आया, फिर दीवार हिली, फिर ये, यानी वो फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती तो क्या होता, एक ही सेकंड में 100 बार ये घर इधर से उधर हो जाता, है ना। तो क्या होता, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाती। 20 हर्ट्ज होने का मतलब क्या होता कि 20 टाइम्स ये अर्थ जो सिस्टम है इधर से उधर होने लग गया, यानी कि क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी उससे बहुत कम होगी। कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव जो होती है वो आती है किसमें, इंफ्रासोनिक में, यानी कि लेस देन 20 हर्ट्ज। और उसके लिए एग्जांपल मैंने दिया अर्थक्वेक और ओशन वेव्स। ठीक है,
अल्ट्रा अगला आता है अल्ट्रासोनिक, है ना। क्या है, ऐसा आपने सुना होगा कि देर आर सम क्रिएचर्स लाइक मॉस्क्यूटो, डॉग्स एंड बैट्स, मच्छर, कुत्ते और चमगादड़, ये कुछ इस टाइप के क्रिएचर्स हैं जो इस तरह की वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स, दे कैन डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स। ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये डिटेक्ट नहीं की जा सकती, मतलब फील नहीं की जा सकती, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। चलिए अगला बढ़े। और अल्ट्रासोनिक का एक एग्जांपल भी अल्ट्रासोनोग्राफी, किसमें, अल्ट्रासोनोग्राफी में। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का एग्जांपल आ जाएगा किसमें, अल्ट्रासोनोग्राफी। बढ़िया। दूसरा एक और एग्जांपल है साउंड नेविगेशन। क्या है ये, नेविगेशन में काम आता है, जिसे हम कहते हैं सोनार। सोनार का फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो कुछ आइडिया लग जाएगा, क्या था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, है ना। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, जिसका हम काम यूज लेते हैं किस लिए, कि समुद्र में कितनी गहराई पर कोई ऑब्जेक्ट है उसका पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं साउंड नेविगेशन सिस्टम, जैसे इन शॉर्ट कहते हैं सोनार, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए। लास्टली बचा कौन सा, शॉक वेव। शॉक वेव क्या है, जो झटका दे वही तो शॉक वेव है। शॉक, शॉक लगा लगा लगा। चलिए शॉक वेव पढ़ते हैं। जब भी झटका लग जाए तो वो शॉक वेव है, लेकिन हर बार लगे जरूरी नहीं। कैसे, देखिए, ये कहना ये चाहता हूं कि मान लीजिए एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की हम बात करते हैं, और वो दिल्ली प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आने वाली, ठीक। प्लेटफॉर्म पर कुछ आवारा लोग, यानी कि आप ही लोग खड़े हैं या फिर मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो पीपल्स आर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है। बहुत से लोग खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं प्लेटफॉर्म पर। इधर आप लोगों को भी बना दिया, ठीक है। चलिए अब राजधानी एक्सप्रेस आई एकदम खतरनाक स्पीड से, लेकिन उस ट्रेन को वहां रुकना नहीं था, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस से हर जगह नहीं रुकती, दिल्ली में भी नहीं रुक रही, कैसे दिन आ गए, ठीक है। मान लेते हैं इसकी स्पीड है लेट्स से 250 किलोमीटर पर आवर, एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। जैसे ही 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से निकलेगी तो आसपास के लोगों को एक झटका सा फील होगा, और जो बहुत नजदीक खड़े होंगे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, क्या होगा, उन्हें एक धक्का सा भी लगेगा पीछे से, है ना। ऐसा लगेगा कि बहुत तेज तूफान सा आया हो जो पीछे की ओर धक्का देगा। वही तो क्या होती है, शॉक वेव। वही क्या होती है, शॉक वेव। देखिए, when an object moves with a velocity greater than that of a sound wave, greater than that of a sound, it termed as a supersonic। पहली बात ये, कोई भी ऑब्जेक्ट है साउंड से तेज स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उसे कहो सुपरसोनिक है, वो क्या है, सुपरसोनिक। अब ये अपनी जो राजधानी एक्सप्रेस है वो क्या बन गई है, सुपरसोनिक एक्सप्रेस बन गई है। और सुपरसोनिक एक्सप्रेस दौड़ रही है, ठीक है। अब दौड़ रही है तो क्या होगा, दौड़ रही है तो when a supersonic body moves in air it produces energetic disturbance which moves in backward direction। जो पीछे की तरफ चलता है, यानी कि खुद क्या करती है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, जो पीछे की ओर चलता है वो डिस्टरबेंस, और वही डिस्टरबेंस हमें भी पीछे की ओर धक्का देता है। दैट इज व्हाट शॉक वेव। सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हैं डेली लाइफ का, है ना। लिख लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू। क्या होता है, अब छोटे छोटे कुछ टर्मिनोलॉजी बच गए हैं इंट्रोडक्शन के लिए, वो मैं भी बता देता हूँ। पहला है एक वेव पल्स। वेव पल्स का मतलब क्या है और वेव ट्रेन का मतलब क्या है, ठीक है। वेव पल्स का मतलब है जब आपने छोटा सा डिस्टरबेंस क्रिएट किया बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, जैसे मैंने यहां से यहां के बीच में देखो ये छोटा सा डिस्टरबेंस, ठीक है, छोटा सा डिस्टरबेंस, तो ये क्या है, पल्स। ये क्या है, पल्स है ये, है ना। यानी कि एक ऐसा स्ट्रिंग लिया, ये फिक्स था, यहां अपना हाथ लेकर गया और फिर क्या किया मैंने, ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। ये छोटा सा एक मैंने क्या किया,
डिस्टर्बेंस क्रिएट किया फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी कि व्हेन अ डिस्टर्बेंस इज गिवन फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, तब जो डिस्टर्बेंस है उसे हम क्या कहेंगे, वेव पल्स कहेंगे। ठीक है, सो डिस्टर्बेंस फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, डिस्टर्बेंस फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल। अब वेव ट्रेन क्या है? वेव ट्रेन आपने देखा होगा कि जो आईसीयू में भर्ती होते हैं पेशेंट वगैरह, उनके लिए एक बॉक्स लगाया जाता है ना, मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें उनका लाइफलाइन ऐसे चलता रहता है, कुछ ऐसे नीचे ऊपर नीचे। वो क्या है, कंटिन्यूसली पल्स जनरेट हो रहे हैं। कंटिन्यूसली क्या जनरेट हो रहे हैं, पल्स, यानी कि मिक्सअप और कॉम्बिनेशन ऑफ पल्स इज व्हाट, वेव ट्रेन। यानी कि अगर मैंने एक वेव दिखाई ऐसा छोटा सा, तो वेव पल्स है। इस तरह के बहुत से पल्स दिखा दिए तो वो क्या बन जाएगा, वेव ट्रेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेव ट्रेन। तो ये बस एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है जो कोई पूछने नहीं जा रहा, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आती चीजें, कि वेव पल्स कई बार देता है, वेव ट्रेन कई बार देता है, वर्ड यूज करता है। ठीक है, तो काम आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात यह कि कोई भी जो वेव होगी वो साइनोसॉइडल होगी। अभी मैं ऐसा बता रहा हूं, बाद में प्रूव भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो साइनोसॉइडल होगी तो ऐसा, चलिए थोड़ा छोटा ग्राफ बनाते हैं। ये वेव है, अभी ऐसा मानो ये कोई वेव है, बस जनरेट हुई है। तो ये जो होता है मैक्सिमम वैल्यू, ये भी क्या है, अच्छा ये मैंने थोड़ा छोटा बना दिया लेकिन सेम ही है। ठीक है, ऐसा मान लेना, भेदभाव नहीं किया मैंने। चलिए, तो ये भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डिस्टर्बेंस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो ए क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का सिंबल होगा कैपिटल ए। ठीक, चलिए, एम्पलीट्यूड का सिंबल क्या होगा, कैपिटल ए होगा। चलिए, अब अगला है कि जो आपको ये टॉप पर्वत जैसा दिख रहा है उसे हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम जो दिख रहा है, ऊपर ऊपर जो दिख रहे हैं पहाड़, है ना, वो क्या है, क्रेस्ट। ठीक है, और जहां पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये वाला पोर्शन जो नीचे की ओर है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ, जहां मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी। तो दिस वन इज नोन एज ए ट्रफ। करेक्ट। चलिए, अब ये होता है स्टूडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज ए वेवलेंथ। ठीक है, किन्हीं भी दो कंटिन्यूअस क्रस्ट या कंटिन्यूअस ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि अपनी भाषा में याद रखेंगे, किन्हीं भी दो पहाड़ के बीच का जो डिस्टेंस है, पहाड़ कौन से, कंटिन्यूअस पहाड़। ठीक है, तो ये भी क्या है, वेवलेंथ। या फिर वेवलेंथ का मतलब ये भी तो हो सकता है, एक वेव की जो लेंथ है वही क्या है, वेवलेंथ है। एक वेव की जो लेंथ है वो क्या है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ का सिंबल हो गया लेमडा। सो डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust or trough is known as a wavelength. Distance between two consecutive trough or crust is known as wavelength. ठीक है, तो चाहे जैसे याद रखिए, वेवलेंथ मतलब एक वेव का लेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, या फिर किन्हीं भी दो पहाड़ों के बीच का डिस्टेंस, कौन से पहाड़, लगातार जो पहाड़ आए उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ। या फिर अपनी भाषा में, टेक्निकल भाषा में, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust और ट्रफ इज नोन एज ए वेवलेंथ। ठीक है, सिंपल क्या है, लेमडा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स टाइम पीरियड, एक होता है टाइम पीरियड, कैपिटल टी जिसका सिंबल होता है। क्या है टाइम पीरियड का मतलब, टाइम पीरियड का मतलब है इट इज द fundamental time or it is the minimum time after which wave repeat itself. ठीक है, so it is the minimum or you can say
फंडामेंटल टाइम, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता। फंडामेंटल टाइम आफ्टर विच वेव रिपीट इटसेल्फ, वेव रिपीट इटसेल्फ। अब हमें देखना है कहां पे रिपीट कर रही है, ठीक है, देखा जाए। ओके, तो क्रेस्ट और ट्रफ की बात हो गई है, तो हम देखेंगे कहां पे रिपीट करता है। चलिए, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं ये वैल्यू कुछ रहा होगा ए प्लस का, और इसे मान लेते हैं माइनस का ए, ये 0, ठीक। चलिए, ये वाला पार्टिकल जो है वो 0, इसका वैल्यू कितना, y पर कितना है, 0 है ना, 0 है। वापस 0 कब आता देखते हैं, वापस 0 0 0 यहां है। क्या उसके बाद ये रिपीट हो रही है, देखें। इसके बाद देखो स्टूडेंट, अगर ये रिपीट होती तो स्टार्टिंग वाला नेचर फॉलो करती। स्टार्टिंग में जो वेव था, जो पार्टिकल था, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। कहां जाने की कोशिश कर रहा, ऊपर। यहां पर ये पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश कर रहा, तभी तो वेव नीचे जा रहा। यानी ये तो ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा, एक जैसा कैसे हो सकता, नहीं, ये रिपीट नहीं कर रहा, मतलब ये वेव अभी रिपीट नहीं हुई है, मतलब और आगे बढ़ी है, और आगे बढ़े, और फिर से 0 है। अब देखो यहां पर, क्या इसके बाद फिर से पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जी हाँ। तो देखो, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, एक वेव हो गया, जिसका टाइम पीरियड कितना हो गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड टी हो गया। यानी कि इसके बाद वेव खुद को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। यानी कि ये पूरा क्या है, एक वेव है। ये पूरा क्या है, एक वेव है, जिसका वेवलेंथ भी लेमडा होगा, लेकिन हमने उसे समझाया क्रेस्ट और ट्रफ से, तो उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्यों मैंने कहा इसका टाइम पीरियड टी, यही होगा क्योंकि इसके बाद ये खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा। कैसे पता चला, पता ऐसे चला कि यहाँ पर स्टार्टिंग में पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इसके बाद ही पार्टिकल कहाँ जाने की कोशिश कर रहा, ऊपर। यानी कि दोनों का नेचर सेम हो गया, रिपीट हो गया, वापस रिपीट हो गया, मतलब ये इसके बाद फिर से रिपीट करेगा। तो ये इसका जो टाइम पीरियड होगा इस वेव का, वही क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ए वेव। क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ वेव। उसको हम फंडामेंटल टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। हुआ लिख करके। चलिए, एक होता है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फॉर्मूला तो हम जान ही रहे। फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, यानी कि 1/टाइम पीरियड। कौन सा, 1/टाइम पीरियड। यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टी, और ये आएगा हर्ट्ज में। करेक्ट, करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी आ गया हर्ट्ज में। अब इसके आगे, ये कि सर ओमेगा जो है उसको हम लिख सकते हैं 2πf। सही, बहुत बढ़िया। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर f को क्या लिख सकता हूँ, 1/t, तो ये क्या आ जाएगा, 2π, f की जगह 1/t, यानी कि ये 2π/t। यानी कि ये घूम फिर के तीनों लोग जो क्या है, एक ही जगह पड़े रहते हैं, बस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्या, एक है ओमेगा, एक है एफ, और एक है टाइम। तीनों जो है एक ही घर में रहने वाले सदस्य हैं, है ना, और जो हमें अलग अलग जगह दिखते हैं। तो आपको इसे ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब अगला स्टूडेंट ये आता है कि अगर वेव का स्पीड v है, तो स्पीड ऑफ वेव का भी एक फॉर्मूला है। यहां पर v इक्वल टू होता है स्टूडेंट एफ लेमडा, जिसे हम डिराइव करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैंने बताया कि v इक्वल टू एफ लेमडा, छोटा सा रिलेशन जिसे याद रखना है। v इक्वल टू एफ लेमडा, v क्या है, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव है ये। ये है स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। एफ है फ्रीक्वेंसी, और लेमडा है वेवलेंथ। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। चलिए, तो इसके हमने छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी थी वो सारे हमने खत्म कर ली। फेज हमने डिस्कस नहीं किया, आगे करेंगे, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया उसका।
चलिए अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि इतना तो हमें पता है कि एसएचएम इसमें काम आने वाला है, एसएचएम काम में आने वाला है। तो उसका मैं एक थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं कि क्या था उसमें, क्या क्या काम में आएगा, केवल उतना समझेंगे। चलिए समझते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग मैंने बना दिया, ठीक। अभी जो है ये अपनी नेचुरल पोजीशन में है, अभी जो है ये नेचुरल पोजीशन, मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ठीक। इन सेकंड केस व्हाट आई हैव डन, आई हैव अप्लाइड सम फोर्स, लेट्स से एफ, ठीक। एफ मैंने फोर्स अप्लाई किया, कर दिया, कर दिया तो क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा, कर दिया तो इसका एक्सपेंशन होगा, करेक्ट। तो पहले ये ऐसा था, मतलब पहले ये स्टेबल कंडीशन था, इतना एक्सपेंड हो गया, ठीक। लेकिन ये क्या चाहेगा, एक्सपेंड नहीं होना चाहेगा, क्यों? ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू इनर्शिया और ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हमेशा ही उस चीज का विरोध करेगा जो उसमें क्या कर दे, चेंज जनरेट कर दे। यानी कि देयर विल बी ए रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी कि एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इधर, करेक्ट। जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स, करेक्ट। तो वो फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स ट्राई टू अटेन दी स्टेबल पोजीशन, यानी कि वो फिर से कहां आना चाह रहा था, स्टेबल पोजीशन पे ही आना चाह रहा था, यानी कि मीन पोजीशन पर आना चाह रहा था। कौन सी पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर आना चाहता था। कौन ला रहा है उसे मीन पोजीशन पर, फोर्स लेकर आ रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और बातें की जाए, कुछ और बातें क्या की जाए कि एसएचएम का मतलब क्या है। एसएचएम का मतलब है स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं कल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कुछ कुछ काम में आएगी ये चीजें, है ना। सिंपल तो सिंपल ही होता है, हार्मोनिक का मतलब कुछ ना कुछ पीरियोडिक से रिलेटेड है, यानी कि जो अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे। सो पीरियोडिक मोशन, करेक्ट। मोशन कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। अब ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑसिलेशन में बार बार चिल्लाऊंगा इस चैप्टर में, इसलिए बता देता हूं। ऑसिलेशन का मतलब ये हो गया, पीरियोडिक तो समझ के समझे है ना, पीरियोडिक क्या है। जैसे कोई एक वेव थी, अभी मैंने बताया था, जो अपने आप को फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रही थी, रिपीट। तो वो फिक्स टाइम क्या था, वो फिक्स टाइम ये था, यानी ये यहाँ तक, उसके बाद फिर से रिपीट कर रही है, फिर ये उसके बाद फिर ये बात, है ना। तो ये फिक्स टाइम पीरियड हो गया, उसके बाद रिपीट कर रही है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने वेव ऐसा ले लिया, है ना, या फिर इसे हटा दो, ये लो, और आसान, ये जीरो है, ठीक है। तो देखो यहां पर कुछ वैल्यू था 1, उसके बाद 0 हो गया, ये फिर से क्या हो गया 1, तो 1 1 क्या हो गया, रिपीट हो गया, यानी कि इतना इसका क्या हो गया, ये टाइम पीरियड, ये पीरियोडिक है। ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। कौन सा मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। वैसे आपने पढ़ लिया है, मैं केवल एक रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे। चलिए आगे और पीछे का मोशन। तो देखो स्प्रिंग को इधर खींचा, वापस कहां गई, उधर गई। कौन सा मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि क्या है, ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन होगा वो हम देखेंगे, ऑसिलेशन इतना पता, ठीक है। ऑसिलेशन ऑसिलेशन है। चलिए अब जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिया, है ना, स्ट्रिंग लिया स्ट्रिंग लिया स्ट्रिंग लिया, ले लिया, इसको मैंने वेव यहां जनरेट करवाया, ये ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा वेव, ये ऐसा जनरेट करवा रहा हूं ना, ये ऐसा देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है। तो क्या हुआ, हुआ ये कि पहले तो स्ट्रिंग ऐसा था, फिर आपने ऐसा कर दिया, यही तो हुआ। उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ ये था कि कुछ डिस्टर्बेंस ऐसा हुआ, तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल यहां थे यहां थे यहां थे, कहां कर गए, यहां चले 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 गए, ठीक। अब वेव यानी कि डिस्टर्बेंस तो आगे जाएगा, आगे जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये पार्टिकल फिर से कहां आ गए, ये पार्टिकल यहां से फिर से आ गया,
ये फिर से आ गया, फिर से आ गया, फिर से, यानी कि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अबाउट देयर मीन पोजिशन, वो ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, यानी कि क्या हो गया, टू एंड फ्रो मोशन। दैट मीन्स हियर वी हैव द कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सभी पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। अब मैंने कल इंट्रोडक्शन ही दिया है, करते हैं कैसे, क्यों, क्या होगा, सब बताएंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। ओके, तो मैंने ये बताना चाहा है कि अपने वेव मोशन में एसएचएम के कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि आएगा ये काम में। ओके, चलिए, अब वेव मोशन अगर इतना ही काम में आएगा, यानी कि एसएचएम काम में आएगा वेव मोशन में, तो क्या काम आएगा वो भी बता दीजिए, जब इतनी चर्चा हो गई है तो बता देते हैं वो भी। तो आप केवल ऑसिलेशन और मीन पोजीशन को ध्यान रखना कि क्या होती है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। एसएचएम का सबसे सिंपल इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सही है, इट्स ए इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां से हमने वेलोसिटी निकाला था v इक्वल टू ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था v मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा, जब y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये चीजें भी काम में आएगी। अच्छा, अब सवाल ये आता है स्टूडेंट कि हर बार क्यों साइन और कोसाइन का ही फंक्शन हमें वेव को जब भी पढ़ते हैं केवल और केवल साइन और कोसाइन ही दिखता है, दूसरा कोई क्यों नहीं दिखता है, दूसरा कोई क्यों नहीं दिखता है, उसका रीजन मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं आज। तो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि साइन ओमेगा टी और साइन एक्स और कोस एक्स फंक्शन में कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं, उन्हें आप दिमाग में छाप लीजिए हमेशा के लिए, कि साइन एक्स और कोस एक्स फंक्शन दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है। बोथ आर डिफरेंशिएबल, बोथ आर डिफरेंशिएबल, बोथ आर इंटीग्रेबल, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन किया जा सकता है, डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं तो लिमिट भी डिफाइन होती है इनकी, हर जगह लिमिट इज आल्सो डिफाइंड। और फंक्शन का डोमेन भी क्या है, x बिलोंग्स टू r है, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब पूरे नंबर लाइन पर इन्हें हम शो कर सकते हैं। उसका क्या फायदा, एनालिसिस करना आसान है, क्या करना आसान है, एनालिसिस ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज सिंपल। ठीक है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो एप्लीकेशन है वो काफी यूजफुल है ना, फॉर्मूले काफी आसान है, जो जिस तरह का हमें एनालिसिस करना होता है उस तरह की फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा कोई केस नहीं आता जब ये डिफाइंड ना हो, है ना, हर जगह डिफाइन है, हर केस में डिफाइन है। तो ये तो हो गया खास बात। दूसरा, ये पीरियोडिक फंक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन होना मतलब क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक कंसेप्ट में इसीलिए तो आया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक का मतलब क्या था, जो पीरियोडिक हो, और ये खुद क्या है, पीरियोडिक है, और पीरियोडिक होने के साथ इतनी क्वालिटी इसके साथ है, इसलिए इसे कंसिडर करते हैं। यानी कि हमने चीजों को इस तरह से एनालिसिस करना सीखा है कि साइन और कोसाइन को हम हर जगह इंटीग्रेट कर सके, इनकॉर्पोरेट कर सके, ठीक है। तो पीरियोडिक होना इसका एक बड़ा फायदेमंद पॉइंट है, और ये इनवर्स फंक्शन में भी डिफाइन है, इट इज आल्सो डिफाइंड फॉर इनवर्स फंक्शन। जो मैथमेटिक्स वालों को पता है, नीट वालों को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए चलिए, अब बताइए सर ये कहाँ काम आएंगे। पहला तो वेव मोशन में काम आएगा, वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा, है ना। उसके आगे हम पढ़ेंगे करंट, वहां काम आएगा, मैग्नेटिक हम पढ़ेंगे, वहां काम आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अल्टरनेट करंट, ये चीजें वहां काम आएगी। ये लिखना नहीं है, लिखना केवल इसलिए, अगर लिखना चाहो तो केवल समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कई बार चीजों में डाउट हो जाता है कि हर बार ऐसा ही क्यों, फिर लगता है कि रटना पड़ेगा, नहीं, चीजें समझने लायक, समझा जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आज मैंने केवल और केवल इंट्रोडक्शन दिया है, और आपके इसमें जितने भी सवाल उभर के आ रहे होंगे कि ऑसिलेशन क्या है, कैसे वेव में ऑसिलेशन होंगे, क्या है स्ट्रिंग वेव, क्या है एसएचएम, इसमें रोल क्या है उसका,
सारे डाउट ए टू जेड थ्रू आउट द लेक्चर सीरीज लिए जाएंगे वन बाय वन। हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, जिस जिसको मैंने कहा कि हम आगे डिस्कस करने वाले वो सारे पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट